नाजरीन, कल का मैच यानी आज सुबह का मैच जो है वो बहुत बेहतरीन था। जब हमने कल का मैच देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि स्कोर बहुत मामूली बन रहा है। छोटी छोटी टीम्स हैं, वो कोई बहुत अच्छा खेल नहीं पा रही हैं। छोटी टीम्स जो हैं वो बड़ी टीम्स के साथ तकरीबन एक नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही सुबह का मैच मैंने देखा, यानी अफगानिस्तान और युगांडा की बात अगर की जाए, तो दोनों टीम्स में अच्छा खासा एक फर्क नजर आया, जो फर्क हम देखना चाह रहे थे पहले ही दिन से। लेकिन फाइनली वो आज सुबह सुबह के टाइम पर जो है वो आपको फर्क नजर आया। यानी अफगानिस्तान ने अच्छा खासा एक स्कोर किया उसी स्टेडियम में, उसी ग्राउंड में जहां पर पीएनजी ने एक मामूली सा स्कोर बनाया, 136 का स्कोर बनाया, और वेस्ट इंडीज को वो स्कोर चेस करने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवर में जाकर कोई 5 बॉल्स बची थी जब ये स्कोर जब उन्होंने किया, वो भी आंद्रे रसल की वजह से ये थोड़ा सा स्कोर हो गया, वरना वेस्ट इंडीज भी हार जाता। देखा जाए तो नाज़रीन, उस टाइम ये बात हो रही थी कि स्टेडियम या पिच के हिसाब से ये स्कोर इतना ही बनेगा, लेकिन अफगानिस्तान हैज प्रूव्ड कि स्कोर अच्छा खासा बनाया। उन्होंने 180 प्लस का उनका स्कोर था, 183 के करीब मेरे ख्याल से स्कोर था। और उसके बाद अगर बात की जाए तो युगांडा को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने एक काबली पुलाव की एक बहुत बड़ी देग बनाई है जो युगांडा की टीम हजम नहीं कर पाई। हाँ। और बहुत उम्दगी के साथ जो है मैं समझता हूँ इनिंग्स को एंकर किया दोनों ओपनर्स ने, इब्राहिम जदरान ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने। इन्होंने सेकंड जो है वो हाईएस्ट पार्टनरशिप किया T20 वर्ल्ड कप में 154 रन की, जो कि बहुत ही इम्पैकेबल अचीवमेंट है। हाँ। तो बाकी युगांडा के लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था, कहीं पे वो बहुत बुरा लर्निंग एक्सपीरियंस था लेकिन एक सिवाय एक फेज के जो लास्ट 5 ओवर्स अफगानिस्तान के इनिंग्स के थे उसमें उन्होंने 5 विकेटें ली 29 रन के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज नथिंग मोर। एग्जैक्टली। और आप देखें कि जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से विकेट्स ली गई हैं, मतलब फजल हक फारूकी की अगर बात की जाए, आप देखें कि उन्होंने कैसे विकेट्स ली हैं भाई, 5 विकेट्स विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल रन टू रजिस्टर हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। एग्जैक्टली, मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ 9 रन उनको मतलब पड़े और उसके बाद उन्होंने 5 विकेट्स अपने नाम की हैं। सो खैर, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज होने वाली है नाजरीन। मेरे साथ मेरा पैनल आज रंगारंग हुआ है माशाल्लाह से। आपकी मुलाकात करवाते हैं नाजरीन। सबसे पहले आपकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मेरा बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नाजरीन, योर वन एंड ओनली फाख्ता ऑन द सेट राइट नाउ, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम मेरब। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र। सुबह का मैच देखा होगा तो दिल गार्डन हो गया होगा कि कुछ अच्छा भी देखने को मिला। देखिए, कोई शक नहीं है इसमें कि हमें अगर देखा जाए तो टॉस जीत कर फैसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ उसमें भी टॉस जीत कर श्रीलंका जो है वो लैग किया। हाँ। उसकी वजह से अभी जो देख लें युगांडा ने टॉस जीता, फील्डिंग को पहले तरजीह दी, लेकिन आप देखें कि जो बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के उनको कितना कॉन्फिडेंस मिला। ओपनर्स ही जो हैं वो इतना रन्स कर गए, और फिर उसके बाद आप देखें कि स्पिनर्स पे खास तौर पर अफगानिस्तान रिलाय करता है। तो स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिली जितनी फजल हक फारूकी जो फास्ट बॉलर हैं। गुज़श्ता रोज़ जो आप देखें मैच, नॉर्किया ने आउट किए, रबादा ने आउट किए, फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया, आज भी फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास भी ये सुनहरी मौका है कि आमिर, शाहीन, हारिस रऊफ, ये तीनों जो हैं, नसीम शाह, 4 ये जो हैं वो डोमिनेट कर सके। और पाकिस्तान के पास एक से बढ़ के एक बॉलर है। अब देखना, हाफिज साहब इस साइड पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं वो क्लिक कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि शाहीन जो है वो अल्लाह का शुक्र है रिदम में वापस आ चुके हैं। हारिस रऊफ को हमने देखा है, उन्होंने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। इंजरी से वापस आकर इतनी तगड़ी बॉलिंग करना जो है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करता है, और ख़ास तौर पर आपके जो साथी जो बॉलर होते हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका भी एक मोराल बुलंद होता है। आमिर हैं, तजर्बाकार बॉलर हैं। अब यूटिलाइज किस जगह पे करना है, कप्तान जो है उसको खास तौर पर ये इसलिए कप्तानी दी जाती है क्योंकि उसने अहम फैसले करने होते हैं ग्राउंड में, तो इसलिए उस पर इन्हिसार होगा कि उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कैसे करना है। इमाद वसीम खास तौर पर जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और इमाद वसीम को आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ ऊपर वाले ओवर्स में लाए, अंडर 10 ओवर्स में उन्होंने यूटिलाइज किया और उन्होंने विकेट्स ली, उन्होंने स्कोर भी कम खाए। तो इसीलिए आप सरफराज अहमद की कप्तानी, हमारे पास एक फार्मूला उनके पास मौजूद है, उनकी फील्ड प्लेसमेंट, उनकी कप्तानी को देखना चाहिए। देखें, कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप किसी कप्तानी से सीखते हैं, पुराने जो हमारे कप्तान गुजरे हैं उनकी भी कप्तानी आप देखें तो उनसे सीख कर, चूँकि अमेरिका जो है उसमें वेस्ट इंडीज़ में हम लोग खेल चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ में हमारे पास तजर्बा है खेलने का। हाँ। यूएसए एक ऐसी जगह है जिसमें एक नया एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान जब डैलस में खेलेगा तो उसके पास एक नया एक्सपीरियंस होगा, और उसके साथ साथ आगे न्यूयॉर्क में
अनइवन सा बाउंस हमें देखने को मिला फर्स्ट बैटिंग में, और बॉलर्स को खास तौर पे मदद मिली। अभी तक जो टूर्नामेंट में आप देखें कि अफगानिस्तान ने बैटिंग में भी डोमिनेट किया और खासतौर पर बॉलिंग में भी, तो कोई भी आसान खरीफ नहीं है हमारे पास। अगर यूएसए को हम देखें तो यूएसए के पास भी बड़े जारहाना हिटर हैं, आप सब छक्के छुके वावा मारते हैं। अभी मैं तो देखी थी इसलिए जो है- शयान जहांगीर की वाइफ का भी मैंने इंटरव्यू देखा थोड़ा सा, वो भी गुफ्तगू करी थी कि जी अंडर 19 खेले हुए हैं पाकिस्तान से, कराची से बिलोंग करते हैं, अब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मतलब प्लेयर जो है वो यूएसए के कोई नए तो नहीं है, मतलब वही वो सब देखे ना आप, कोरे एंडरसन जो है वो भी मुतअद्दिद मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यहाँ से जो है वो अक्सर छोड़ के जाते हैं, जो दिल बर्दाश्ता होते हैं वो यूएसए चले जाते हैं। अब अच्छी ऑप्शन है। अब एक और चीज है, अभी जो उसामा मीर वाला सिस्टम शुरू हुआ वो उसमें दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, और आप देखें कि एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी के 7 मेंबर हैं। हाँ। उसके बाद एक प्लेयर है, कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं जो ऑफिशियली गिनाए कितने हैं फिर भी? आप गिनाएं। चेयरमैन भी आप गिन रहे हैं? आप गिने नहीं ना? नहीं जी, हाफिज साहब के मुताबिक 7 आप मुझे गिन के बताएं। 4 तो वो हैं जो नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप हाफिज गिने, साहब के मुताबिक लोगों को पता चले, गिने जरा। सर असद शफीक, 1 वहाब रियाज, 2 मोहम्मद यूसुफ, 3 उसके साथ साथ एक बिलाल अफजल, अब्दुल रज़ाक 4 बिलाल अफजल, 5 आपका कप्तान नहीं बिलाल अफजल के साथ एक और भी है ना, उस्मान वाला साहब। नहीं, वो नहीं। तो उनके वो है ना स्टैट्स में असद चीमा भी है, डेटा 2 डेटा 6 हो असद गए, चीमा। 6 अब आगे चले। उसके बाद उस्मान वाला साहब वो उनके 7 ऊपर चीफ लगे हैं। 7 कप्तान कप्तान 8 हेड कोच। लेकिन वो डिसीजन मेकर तो 7 ही है ना सर। उस्मान वाला नहीं कर सकते, उस्मान वाला तो वैसे निगरानी के लिए लगे हुए हैं उनके पास। सिलेक्शन कमेटी बिलाल अफजल का भी कोई रोल नहीं, वो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और हाफिज साइड साहब पे के नौ मुताबिक नौ रुकन है ना? 9 रुकन तो नौ है, रुकन इसमें कोई शक नहीं, 9 रुकन है। माजरत 9 रतन नहीं रुकन आप साहब 9 रतन 9 रुकन 9 मुझे रुकन। एक तो दे दें, जज वाला डंडा मैं मार के कहूँ कि होके 9 है। 9 रुकनी सिलेक्शन। अच्छा जी, 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी। अब हुआ ये है, उसमें थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें आप साहब अपने जो तमाम हमारे व्यूअर्स हैं। उसामा मीर का केस ये हुआ है कि उसामा मीर ने एक मैसेज किए सिलेक्शन कमेटी को कि जी सारों को फर्दन इससे पहले बाद में किससे ये जो केस पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, उसके बाद मैं आपको स्टोरी उसके सारी स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले उन्होंने किया जी कि मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया, पीएसएल में इतनी जो है परफॉर्मेंसेज हैं, मेरी विकेटें हैं, स्पिनर पहला कोई ऐसा स्पिनर है। तो सिलेक्शन कमेटी में से अजहर महमूद भी शामिल थे, तो उस वक्त जो हेड कोच थे अजहर महमूद थे, वहाब रियाज थे, अब्दुल रज़ाक थे, असद शफीक थे, मोहम्मद यूसुफ साहब थे। तो उन्होंने उनको बजरिया वीडियो लिंक उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, आपके ये फ्लॉज थे। और हाँ, उन्होंने खास तौर पे मुझे जहाँ पर तशवीश हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जी आप बॉलर बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर जो हमें इस वक्त कम्बिनेशन के लिहाज से नजर आ रहे हैं वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो मुझे नजर नहीं आई है बैटिंग अभी तक कहाँ अच्छी हुई है उसके मुतबादल में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो, लेकिन ये अच्छी रीत है, रवायत है कि सिलेक्शन कमेटी आज से कबल मतलब कभी जो है वजूहात नहीं बताती होती थी, प्लेयर के साथ फोन पे राब्ता करके नहीं करती होती थी बहस में कि आपको किस वजह से बाहर किया गया। थोड़ा सा बेहतरी आई है सिलेक्शन कमेटी में भी कि अगर आप किसी प्लेयर को एतमाद में लेते हो, उसको बताते हो। अच्छा, फिर उसके बाद उसामा मीर ने अब्दुल रज़ाक को उसके बाद मैसेज किया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक ने सिलेक्शन कमेटी को, जो हमें ज़राए बताते हैं, सिलेक्शन कमेटी के साथ कहा जी इसका क्या करना है, इनको क्यों बताएं इनके साथ। फिर दोबारा वीडियो लिंक पे आए दूसरी मरतबा। तीसरी मरतबा उसामा मीर ने चेयरमैन को मैसेज कर दिया। चेयरमैन ने मीटिंग में काकूल में भी उनको कहा था कि आप मेरा नंबर लें और जो परेशानी हो वो मुझे बताएं। तो उन्होंने जी, प्लेयर ने चेयरमैन साहब को मैसेज कर दिया। चेयरमैन साहब ने अब जो है ना वो काफी गुस्से का इजहार किया सिलेक्शन कमेटी के साथ। हाँ। और सिलेक्शन कमेटी ने फिर उनको, उसामा मीर को फोन किया कि जी आपने अगर हमारे से आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो आप चेयरमैन के साथ जो है ना अपनी बातें शेयर कर लिया करें, हमें जो है वो आपको बताने की फिर ज़रूरत नहीं है, हम आपको इतना ब्रीफ कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे इस वजह से बाहर किया। फिर उसके बाद हुआ ये कि इनका काउंटी का जो अभी विटालिटी जो T20 ब्लास्ट है वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, उनके साथ सब कुछ हो गया हुआ था। हाँ। अब सिलेक्शन कमेटी की गलती ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने उसामा मीर को कहा कि आपको एनओसी हम दे देंगे, दिलवा देंगे, आप जाएं, जो हमें जराए बताते हैं, आप जाएं, हमें जो है वो हम आपको करवा देंगे एनओसी। अच्छा, अब सिलेक्शन कमेटी ने ये नहीं चेक किया कि उसामा मीर एक ऑफिशियली और लीगली तौर पर 2 एनओसी ले चुके हैं लीग्स खेलने के लिए। ख्वाजा साहब
सर दो लीग ले सिलेक्शन चुके। कमेटी एनी बेखबर सी। सर सिलेक्शन कमेटी की गलती है ना, अगर सिलेक्शन कमेटी का बनता ही नहीं है। आपने सिलेक्शन कमेटी की ये चीज बनती नहीं है कि उसामा मीर को वो गो एड दे, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का जो है ना वो उसका मुतालिक ये काम है, और उस्मान वाला इसको देखते हैं। तो उस्मान वाला को उस वक्त तक खबर ही नहीं थी, और उसामा मीर ने टिकट ली बिजनेस क्लास की, खुद परचेज की, और उसके साथ तमाम तर उन्होंने जो है वो काउंटी वालों ने होटल्स दे दिए, गाड़ी दे दी, क्योंकि वहाँ पर जब आप काउंटी खेलने जाते हैं तो वो आपको घर भी देते हैं और साथ गाड़ी देते हैं। तो उन्होंने गाड़ी और घर उसामा मीर को दे दिया। उसामा मीर इंग्लैंड पहुंच गए। उसके बाद उसामा मीर को इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने कहा जी आप 2 लीग्स खेल चुके हैं, तो आप नहीं जा सकते, आप नहीं खेल सकते। उस टाइम पे परेशानी और असल बात वहां पर खुली, और काउंटी ने खास तौर पर उसामा मीर को, देखे प्लेयर के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि जब आप वहां पर पहुंच जाएं, आप उनकी चीजें यूटिलाइज कर रहे हो और फिर उसके बाद आप कहें जी कि मुझे तो इजाजत ही नहीं मिली। तो ये चीजें हमारे बोर्ड को देखनी चाहिए और एक लिस्ट शाया कर देनी चाहिए हर प्लेयर को, एक इंटीमेशन दे देनी चाहिए आपको प्लेयर को कि आपकी 2 लीग्स हो चुकी हैं, अब आपको एनओसी नहीं मिलेगा। पता हो ना प्लेयर को भी, कभी कभी इंसान भूल जाता है। क्यों इसमें वैसे एक इतला ये भी है, जैसे अभी ख्वाजा साहब ने सारी चीज़ें बयान की हैं, एक इतला ये भी है कि शायद जो सिलेक्शन कमेटी थी, वैसे अभी वाला साहब को फ़ोन पे ले लें, करो ज़रा उन्होंने फ़ोन करिए जी। हाँ करो ना। एक इतला ये भी थी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ईमेल्स की हुई हैं उसामा मीर ने अपनी एनओसी के लिए। उन्होंने उनको बताकर सिलेक्शन कमेटी की इजाज़त से गई, और सिलेक्शन कमेटी को ये पता था कि इनकी 2 साल में हो चुकी हैं, और उन्होंने कहा था ठीक है, बजाय इसके कि आप फारिग बैठें, आप क्रिकेट खेलें, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप के दौरान, तो हम आपको इंग्लैंड से बुलवा लेंगे। उनको इजाज़त दी गई थी कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, और ये भी कुछ बताया जाता है कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से ये पैगाम भी उनको दिया गया था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ गई दौरान वर्ल्ड कप तो हम आपको इंग्लैंड से बुला लेंगे वर्ल्ड कप के लिए। नेशनल ड्यूटी सबसे पहले होती है, तो अगर नेशनल ड्यूटी पर आपको जाना है तो फिर आपको अपनी टूर्नामेंट छोड़कर आना पड़ेगा इंग्लैंड से। तो वो खिलाड़ी जाते हैं, ना कोई टूर्नामेंट जिस तरह हसन अली को रखा है, हाँ ठीक है, ना कोई आपको काउंटी रोकती है, ना आपको कोई भी लीग भी अगर आप खेल रहे हो तो आपको वो लोग नहीं रोकते, क्योंकि आपकी नेशनल ड्यूटी पर आपको कॉल कर लिया जाता है। ठीक है, भले आपने पहले से तय भी कर लिया हो ना, तो जब नेशनल ड्यूटी की बात आती है ना, तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं लीग के हवाले से या फिर आप किसी काउंटी की तरफ से खेल रहे हैं, काउंटी की जो इंतजामिया होती है वो इसमें इस हद तक सख्ती नहीं करते, क्योंकि प्लेयर उनको ये पता होता है कि इस सीज़न में अगर ये 4 मैच नहीं खेल पाया तो अगले सीज़न में जब हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। और अगर इस सीज़न में भी इसने हमारे साथ 6 मैचेस खेले हैं और 6 में ये हमारा टॉप परफॉर्मर है, तो वो उसके नेक्स्ट ईयर के उसको कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट करने की बजाय वो उसको अगले साल के लिए दोबारा ले लेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब तक की जो इत्तला, जैसे एक कादर साहब ने बताया है, वो भी अपनी जगह पर यकीनी तौर पर ठीक होगी, लेकिन क्रिकेट के हलकों में ये बात भी हो रही है कि उसामा मीर को सिलेक्शन कमेटी ने इजाज़त दे दी थी खेलने के लिए, इस शर्त पर भी, ये भी साथ ही साथ सुनने को मिलती है कि अगर उनको वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम को ज़रूरत पेश आई तो वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए दस्तयाब होंगे। अब एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कादर साहब ने की है उसामा मीर की कारकर्दगी को सामने रखते हुए, और वो मेरिट पर जो लोग हैं जिसको सिलेक्ट किया गया है वो बैटिंग में भी चूंकि अच्छे हैं इसलिए उनको शामिल किया गया। लेकिन देखिए बात ये है, राइट आर्म लेग स्पिनर की पहली जो उसका सिलेक्शन का तकाजा है ना मुंतखब होने का, वो बैटिंग नहीं है, वो उसकी बॉलिंग है। क्या वो बॉलिंग फॉर्म उनकी अच्छी है या नहीं है? ठीक है, उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी नहीं है। आपकी करंट फॉर्म जो है वो मैटर करती है, आप उसको सामने लेकर किसी भी खिलाड़ी का इंतखाब करते हैं। वो उसामा मीर है, वो उस्मान कादिर है। आपने ये आगे बॉलें डाल के अपने पाँव में बॉलें डाल के छक्के खाने थे, तो आप इतने मैचेस उस्मान कादिर को भी 4 साल में दे देते ना, पता लगता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। इन दोनों से ज़्यादा अच्छा स्पिनर है, उसामा से भी और उससे भी, दोनों से।